नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग। अनब्रेकिंग के इस विशेष वीडियो में आपका स्वागत है। देश की बात अखबारों के साथ। तो आज दरअसल सबसे पहली खबर जिस पर हम बात करना चाहेंगे वो खबर ये है कि अमित शाह कल तमिलनाडु में थे। तमिलनाडु में 2026 में चुनाव होने हैं और पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी ने अपने अध्यक्ष को अन्नामलाई उनको हटा करके एआईडीएमके के साथ गठबंधन किया है। दरअसल अन्नामलाई को हटाना इसलिए पड़ा क्योंकि अन्नामलाई की वजह से एआईडीएमके से भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन पिछली बार टूटा था। अन्नामलाई ने जयललिता से लेकर के और सबको एक तरह से एमजी रामचंद्रन तक को भी निशाना बना दिया था। तो उसके चलते एआईडीएमके बहुत असहज थी और अन्नामलाई का मानना था कि एआईडीएमके से हमें कोई फायदा नहीं है, इसलिए तोड़ देना चाहिए, गठबंधन का कोई फायदा नहीं है और लोकसभा चुनाव में हमें अपना गठबंधन जो पार्टियां हमारे साथ आना चाहती हैं उन छोटी छोटी पार्टियों को लेकर के हमें चुनाव लड़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को अन्नामलाई पर जबरदस्त तरीके से भरोसा था और वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी के ब्लू आइड बॉय जिसे कहते हैं उस तरह की हैसियत रखते थे, अभी भी रखते हैं, लेकिन तब ज्यादा था और उनका बोलबाला था, उनके सामने किसी की आवाज सुनी नहीं जाती थी। तो अन्नामलाई जिस रास्ते पर चले पार्टी उस रास्ते पर चल पड़ी और केंद्रीय नेतृत्व ने पूरा सपोर्ट अन्नामलाई को किया। 2024 के लोकसभा चुनाव में अन्नामलाई कोयम्बटूर से चुनाव लड़े। कोयम्बटूर दरअसल एआईडीएमके की बहुत ट्रेडिशनल तरीके से एआईडीएमके की सीट मानी जाती है, हालांकि वहां से पिछली बार भी डीएमके ही जीती थी और इस बार भी डीएमके ही जीती है। लेकिन कोयम्बटूर एक वजह और है। कोयम्बटूर और वहां के आसपास के इलाके में उत्तर भारतीय बहुत बड़ी संख्या में हिंदी भाषी लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। तो इस सब के चलते कोयम्बटूर को निशाने पर लिया गया कि इस सीट को जीतना है और इसका इम्पैक्ट आसपास की बाकी सीटों पर भी पड़ेगा। तो एक सबसे बड़ी रैली आपको याद होगा तमिलनाडु के चुनाव की शुरुआत से पहले एक बड़ी रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह थे शायद, किसने बड़ी रैली कोयम्बटूर में की थी, जिसके जवाब में फिर एआईडीएमके ने स्टालिन ने राहुल गांधी की एक रैली वहां पर कराई थी। खैर वो कहानी अलग है। हुआ ये कि लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी निपट गई और जो एआईडीएमके के साथ रहने पर उसे थोड़ा बहुत जो उम्मीद रहती थी वो उम्मीद भी नहीं मिली। हालांकि दिखाया यह गया कि भारतीय जनता पार्टी का इस चुनाव में वोट परसेंटेज बहुत बढ़ गया, लेकिन वोट परसेंटेज इसलिए बढ़ा क्योंकि पहले जहां वो 7-8 सीटों पर चुनाव लड़ती थी वहां इस बार 24 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। और अगर इस वोट परसेंटेज को जो जितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही थी उनके हिसाब से आनुपातिक उसमें अगर देखें तो वोट परसेंटेज बढ़ा नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज घट गया। इसके चलते वहां की भारतीय जनता पार्टी की इकाई में जबरदस्त तरीके से असंतोष रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जो अन्नामलाई को बिल्कुल जो अन्नामलाई के सामने किसी की सुनता नहीं था, उसने उन सुगबुगाहट जो होनी शुरू हुई थी, चाहे वो तमिलसाई सुंदरराजन हो या और नेता हो, इन सब नेताओं ने जो बात उठानी शुरू की थी उसको सिरे से नकार दिया गया और दबा दिया गया और डांट फटकार लगा दी गई। डांट फटकार का तो वीडियो दरअसल कोई भी तलाश के देख सकता है कि तमिलसाई सुंदरराजन को किस तरह से मंच पर ही अमित शाह डांट रहे हैं, उंगली दिखा करके बता रहे हैं कि चुप रहना है, कुछ नहीं करना है। मौका था चंद्रबाबू नायडू का शपथ ग्रहण समारोह, यानी 2024 जून 2024 की ही बात है। तो खैर बाद में चीजें बदली और जब तमिलनाडु को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ये सोचने पर विवश हुई कि बिना एआईडीएमके के उनका काम नहीं चलने वाला है, तो फिर एआईडीएमके के नेताओं से बातचीत शुरू की और उस बातचीत में पहली शर्त एआईडीएमके की तरफ से ये आई कि अन्नामलाई को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो पहला काम भारतीय जनता पार्टी ने यह किया कि अन्नामलाई को वहां से हटाया, मतलब अध्यक्ष पद से हटाया और ऐसे एक व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जो एआईडीएमके की पसंद था और जो 2017 में
एआईडीएमके छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आया था। तो एक तरह से एआईडीएमके के जो लीडर्स हैं वो लीडर्स भारतीय जनता पार्टी को अपने हिसाब से चलाने की तैयारी में हैं। खैर, भारतीय जनता पार्टी को लगता है जैसे वो क्या नाम, देंग सियाओपिंग जैसे उन्होंने पहली बार 1979 या 80 या 78 जो चीन के सर्वा थे और जिनके बताए रास्ते पर चलकर चीन आज इतना ताकतवर खड़ा है, उन देंग सियाओपिंग ने कहा था कि बिल्ली चूहा मारती है इतना पर्याप्त है, वो काली है या सफेद है इससे क्या फर्क पड़ता है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी यही है कि अगर हम चुनाव जीतते हैं तो पर्याप्त है, वो किसी भी तरह से कोई और चलाए नहीं चलाए, कैसे चले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उसी रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल दी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत जो है, हालांकि कल अमित शाह ने वहां पर बहुत कॉन्फिडेंटली कहा है कि 2026 में बस उनकी सरकार बनने वाली है, स्टालिन के दिन गिने चुने हैं, स्टालिन की सरकार बहुत भ्रष्ट सरकार है, इस तरह की ढेर सारी बातें उन्होंने कह डाली। लेकिन एआईडीएमके के जो इश्यूज हैं वो इश्यूज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत दिक्कत तलब है। और एआईडीएमके की मजबूरी ये है कि डीएमके ने वो इशू उठा रखे हैं, और डीएमके ने जो इशू उठा रखे हैं उन पर अगर एआईडीएमके चुप रहती है, इसका मतलब वो भारतीय जनता पार्टी का जो नेशनल एजेंडा है, जिसमें तमिलनाडु रिसीविंग एंड पर है, जो नेशनल एजेंडा है जिसमें हिंदी सेंट्रल भूमिका में दिखाई देती है, खासतौर पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, अगर उन एजेंडे के साथ एआईडीएमके खड़ी दिखाई देती है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाए। तो एआईडीएमके लगातार वहां पर इन चीजों, जब जैसे ही ये मुद्दे आते हैं, चाहे वो पॉपुलेशन का मसला हो, डिलिमिटेशन का मसला हो, एनईपी का मसला हो, इन सारे मसलों पर एआईडीएमके को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े ही होना पड़ता है। तो एक बड़ा दिक्कत यह है एआईडीएमके के लिए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके जिस तरह की पिच भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एमके स्टालिन ने तैयार कर दी है कि ये लोग दक्षिण भारत के विरोधी हैं, ये लोग यहाँ की भाषा तमिल के विरोधी हैं, ये लोग चाहते हैं, चूंकि यहाँ पर इनका वर्चस्व नहीं है इसलिए चाहते हैं कि यहाँ की लोगों की से सेंट्रल पॉलिटिक्स में कम रह जाए, और यहाँ जो नंबर ऑफ मेंबर पार्लियामेंट्स हैं वो संख्या कम हो जाए। और इसी के लिए जो डिलिमिटेशन होगा, आप उसमें देखिएगा, चूंकि हमने पॉपुलेशन कंट्रोल कर रखा है इसलिए हमारी पॉपुलेशन कम है, और हमारी पॉपुलेशन कम है तो जो सांसदों की संख्या बढ़ेगी नए डिलिमिटेशन में, उसमें तमिलनाडु और कुल मिलाकर के दक्षिण भारत की हिस्सेदारी बहुत कम हो जाएगी। और ये इशू बड़े बड़े तौर पर, आज एक दूसरी खबर भी मैंने रखी थी, वो ये चंद्रबाबू नायडू जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और जो एनडीए के ही हिस्से हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को सपोर्ट करते हैं, उन्होंने उन्होंने ये कहा है कि हम ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले परिवारों और जो उनको इंसेंटिवाइज करेंगे, इंसेंटिव देंगे। और उसके पीछे भी कहीं ना कहीं यही वजह है कि हमारी पॉपुलेशन कम होती जा रही है, हमारी पॉपुलेशन कम होगी तो दिक्कत की स्थिति हो जाएगी और हमारी से नॉर्थ इंडियन के मुकाबले कम रह जाएगी। जबकि हम बहुत सारी चीजों में पूरे देश को, जो विकास की बात की जाती है, उस विकास के रास्ते पर जितनी भी तेजी से चल रहा है उसमें हमारा योगदान ज्यादा है बनिस्बत देश के बाकी हिस्सों के। लेकिन पॉलिटिकली हम ही रिसीविंग एंड पर रहें, दिस इज नॉट फेयर। ये एक सोच साउथ इंडिया में चल रही है और इसको प्रोपोगेट भी कर रहे हैं, और एक हद तक इसमें सच्चाई लोगों को दिखाई देती। तो चंद्रबाबू नायडू ने एक बड़ा इनोवेटिव प्लान बनाया है कि जो पैसे वाले लोग हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो कॉर्पोरेट्स हैं, वो, चूंकि चंद्रबाबू नायडू तो बहुत कॉर्पोरेट फ्रेंडली लीडर माने जाते हैं, तो जो कॉर्पोरेट्स हैं वो ऐसी फैमिलीज को एडॉप्ट करें, और जो जितनी बड़ी फैमिली को एडॉप्ट करेगा, जितनी ज्यादा फैमिली को एडॉप्ट करेगा, उनको इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। अब जब बड़ी फैमिली को एडॉप्ट करेगा तो एक तो ये बात हो गई कि जो एडॉप्ट करेगा उनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा और फैमिली के साइज के हिसाब से किया जाएगा। इसका मतलब जितनी जितनी बड़ी बड़ी फैमिली वो लोग करेंगे
उतनी उतनी उतना ज्यादा पैसा उनको इंसेंटिव मिलेगा। दूसरा ये कि नीचे जो है, जो बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल में हैं, दूसरी उनको 15,000 रुपए की सब्सिडी एक तरह से साल में उसकी घोषणा की जा रही है, कि जिसमें आप लोग ये ना समझें कि बच्चों की पढ़ाई का जो है वो बर्डन अपने ऊपर आ जाएगा, इसलिए कम बच्चे पैदा करें। तो ज्यादा बच्चे पैदा करने की मुहिम साउथ इंडिया में चलने लगी है। फिर लौट के आते हैं तमिलनाडु पर। तमिलनाडु में दरअसल हुआ ये कि जब अमित शाह ये सब बातें बोल रहे थे, उसी समय चारों तरफ से डीएमके के लोगों ने अमित शाह पर बौछार कर दी, बम्बार्डमेंट कर दिया। और वही सारे सवाल, जिन सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास है नहीं, वो तुरंत राष्ट्रवाद में छिपते हैं फिर, और तुरंत वो कहते हैं। दरअसल डीएमके ने पूछा है, डीएमके के एक सीनियर मिनिस्टर ने पूछा है, और दयानिधि मारन ने भी शायद पूछा है, और ये पूछा है क्या अमित शाह ये गारंटी करते हैं कि डिलिमिटेशन के बाद इस समय जो हिस्सेदारी तमिलनाडु की है वो हिस्सेदारी बरकरार रखी जाएगी? ये गारंटी कीजिए। दरअसल पिछली बार जब ये इशू बहुत तेजी से उठा हुआ था, उस समय अमित शाह ने जाकर कहा था कि नहीं, कोई हिस्सेदारी कम नहीं होनी है, और ये गलत प्रचार किया जा रहा है। कोई भी, जितनी हिस्सेदारी है साउथ की उतनी हिस्सेदारी रहेगी, वो कम नहीं होगी। लेकिन इस बार फिर डीएमके ने यही सवाल कर दिया है कि गृह मंत्री बताएं और कमिट करें कि 9.5% हमारी हिस्सेदारी लोकसभा सीटों में है, तो क्या उतनी हिस्सेदारी अभी भी डिलिमिटेशन के बाद भी सुनिश्चित की जाएगी? दरअसल प्रॉब्लम यह है कि ये बात गृह मंत्री के तौर पर अमित शाह नहीं कर सकते, और अगर ये बात कही जाती है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके डिलिमिटेशन का कोई मतलब है नहीं। डिलिमिटेशन किस लिए किया जा रहा है या किस लिए उसकी जरूरत है? इसलिए जरूरत है, जो जो उसका एक अपना वो है, वो ये कि लोगों को, जितने लोगों को सांसद रिप्रेजेंट करते हैं, जो डेमोग्राफिक चेंजेज हुए हैं, उन डेमोग्राफिक चेंजेस के हिसाब से उसमें उसमें जो है एक उसको कैलिब्रेट कर लिया जाए, उसमें जो अकॉर्डिंगली जो चेंजेस हैं उनको ले आया जाए और नंबर्स बढ़ा लिए जाए। तो अगर ये कहा जाए कि नंबर्स एक रेशियो में ही बढ़ेंगे, इसका मतलब ये हुआ, एक रेशियो मतलब जिस रेशियो में नॉर्थ के नंबर्स बढ़ेंगे उसी रेशियो में साउथ के बढ़ेंगे, उसी रेशियो में वेस्ट के बढ़ेंगे, उसी रेशियो में ईस्ट के बढ़ेंगे। या ये कहा जाए हर राज्यों के नंबर्स एक ही रेशियो में सबके बढ़ जाएंगे, तो इससे जो पर्पस है डिलिमिटेशन का वो डिफीट हो जाता है। तो आप डिलिमिटेशन करो या ना करो, क्या फर्क पड़ता है? खाली इसलिए डिलिमिटेशन करना है चूंकि 800 मेंबर्स वाली एक पार्लियामेंट आपने बना दी है, एक लोकसभा बना दी है, तो उसमें बैठाने के लिए लोग चाहिए, इसलिए आप डिलिमिटेशन करना चाहते हैं, तो अलग बात। अदरवाइज जैसे ही आप ये कहते हैं कि डिलिमिटेशन में तमिलनाडु का हिस्सा उतना ही रहेगा, आंध्रा का हिस्सा भाई तमिलनाडु का रहेगा तो कर्नाटक ने क्या गलती की है, और कर्नाटक और तमिलनाडु का रहेगा तो फिर महाराष्ट्र ने क्या गलती की है, और महाराष्ट्र का भी उतना ही रहेगा तो केरल ने क्या गलती की है? तो ऐसे करते केरल का उतना ही रहेगा तो उड़ीसा ने क्या गलती की है, झारखंड ने क्या गलती की है? तो होगा ये कि सबके नंबर्स उसी रेशियो में बढ़ने हैं, तो फिर पूरी एक्सरसाइज का पर्पज ही डिफीट हो जाता है, और ये बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए अमित शाह ये बात नहीं कह सकते। पहले दूसरा, आप देखिए जो सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को फैसला दिया था वहां के गवर्नर को लेकर के, वो फैसला एक बड़ी भूमिका विधानसभा चुनाव में निभाने की स्थिति में जा रहा है। केंद्र सरकार ने उसके खिलाफ राष्ट्रपति से 14 पॉइंट्स पर सवाल पूछवा दिए, ओपिनियन मांग ली है सुप्रीम कोर्ट से। तो सुप्रीम कोर्ट से उन्हीं पॉइंट से ओपिनियन मांगी है जिन पॉइंट्स पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला जारी किया, और ये कहा कि राष्ट्रपति 3 महीने के अंदर उसे, जो राज्यों में राज्यपाल जो चीज उनसे पूछते हैं, जो बिल उनके पास भेजते हैं, जो राष्ट्रपति के पास भेजते हैं, उसे फैसला लेना ही पड़ेगा। और इसको लेकर के उपराष्ट्रपति और कुछ दूसरे भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो सारे लोग इस पर पिल गए थे कि भाई अगर ऐसा ही है तो फिर पार्लियामेंट की जरूरत क्या है।
राष्ट्रपति की क्या जरूरत, राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट निर्देशित नहीं कर सकता है। लेकिन दरअसल राष्ट्रपति, अपने यहाँ जो राष्ट्रपति का पद है वो पूरी तरह से ये कहा गया है कि वो केंद्रीय कैबिनेट की सलाह से ही काम करेंगी, और जब केंद्रीय कैबिनेट की सलाह से काम करेंगी और केंद्र सरकार को निर्देशित कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, तो ये बात आ जाती है कि वो फिर राष्ट्रपति को भी निर्देशित कर सकता है। और अपने यहां राष्ट्रपति को एब्सोल्यूट पावर्स नहीं है, ये बहुत साफ है, एब्सोल्यूट पावर्स नहीं है। खैर, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया उसके चलते हुआ ये कि भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा मुश्किलों का सामना करना साउथ में भी पड़ सकता है। और दूसरी बात कि जिस तरह से वो गवर्नर्स का इस्तेमाल राज्यों की पॉलिटिक्स में करते हैं, खासतौर पे उन राज्यों में जहां पर उनकी अपनी सरकार नहीं है, वो कहीं ना कहीं इससे ढीला पड़ता है, और भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती। इसलिए उसने एक बहुत ही नायाब रास्ता निकाला कि सुप्रीम कोर्ट से ही उन 14 पॉइंट्स पर राय मांग लो। और खासतौर पे जो हमारे अभी चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस गवई के पद ग्रहण करने वाले दिन ही ये राय मांग ली गई, उसी दिन मांग ली गई। तो एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट पर हुई है, लेकिन उसका कोई फर्क पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और इसके अलावा तमिलनाडु का मामला एक और है। तमिलनाडु का मामला एक ये है कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी नॉर्थ इंडियन हितों की तरफ काम और उसका जो पूरा नैरेटिव है, वो जो हिंदुत्व का नैरेटिव है, जो एंटी सोशल जस्टिस नैरेटिव रहता है, ये सारी चीजें दरअसल तमिलनाडु ऐसी जगह है, तमिलनाडु और केरल, वहां क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी जगह बना रही? उसकी वजह यह है कि वहां 50-60 में सामाजिक न्याय के आंदोलन बहुत मजबूती के साथ चले, और बहुत ईमानदारी के साथ उनका जो भी चीजें हुई उनको इंप्लीमेंट किया गया। उसका नतीजा ये है कि ये देश बहुत सारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये प्रदेश बहुत सारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस में नॉर्थ के सब राज्यों से आगे है। और तमिलनाडु तो एक तरह से जो मैन्युफैक्चरिंग की बात प्रधानमंत्री करते हैं और ये गवर्नमेंट करती है, आत्मनिर्भर भारत मतलब मैन्युफैक्चरिंग, मेक इन इंडिया मतलब मैन्युफैक्चरिंग, और तमिलनाडु हमारे देश की मैन्युफैक्चरिंग, मतलब हमारे देश का मैन्युफैक्चरिंग इंजन है। ये सब हुआ किस तरह से? इसके अलावा आप बहुत सारी चीजें देखें, आप अगर जो अभी पिछले दिनों बात एक उठी थी कि प्राइवेट, राहुल गांधी ने कहा था प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में बच्चों का रिप्रेजेंटेशन किस तरह का होता है, तो जो डेटा पिछले दिनों हिंदू में छपा था, किसी अखबार में छपा था कि साउथ की जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है उसमें जो ओबीसी स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या अराउंड 45% है, और नॉर्थ की यूनिवर्सिटीज में वो संख्या घट करके 6-7% रह जाती है। आप इसी से समझ सकते हैं कि दोनों जगह में कितना अंतर है, और यही वजह है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति नहीं बन पाती, क्योंकि वो जय श्री राम वाली पॉलिटिक्स कुछ जगह चलती हुई दिखाई देती है, ऐसा नहीं दिखाई देती है, लेकिन वो सिरा पकड़ नहीं पाती, और इसलिए उनको एआईडीएमके की जरूरत होती है, इसलिए उनको डीएमके की जरूरत होती है, इसलिए उनको वहां पर किसी और पार्टी की जरूरत होती है। ये एक बड़ी दिक्कत है, और यही वजह है, इसी चीज को समझ करके प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने अन्नामलाई को वापस लिया। नहीं तो ये लोग जो इनको ठीक लगता है वही करते रहते हैं, जब तक कि वोट पर चोट ना होने लगे या वोट कहीं से फंसने लगे, बाकी किसी की चिंता नहीं होती, वोट की चिंता रहती है। और वोट के लिए हम कुछ भी करेगा वाले अंदाज में भाजपा की लीडरशिप रहती है। तो उनको लगा कि अन्नामलाई को, उनको लगा एआईडीएमके के बिना काम नहीं चलने वाला। और इसके साथ साथ एक चीज और देखिए, एआईडीएमके की जो दिक्कत आ रही है कि जो ये इस तरह के बयान दे देते हैं डिलिमिटेशन को लेकर के, हिंदी को लेकर के, और कई चीजों को, तमिल कल्चर को लेकर के, तमिल सिविलाइजेशन को लेकर के, तमिल भाषा को लेकर के जो बयान ये लोग दे देते हैं, उसके चलते किया क्या, आप एक चीज कह के फिर दूसरे टॉपिक पर आता हूं, दूसरी खबर पे आता हूं, वो ये कि जो सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजे गए बाहर,
उन प्रतिनिधिमंडलों में सुप्रिया बता रहा हूं, कनिमोई को भी एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व दिया गया। कनिमोई में ऐसी क्या खास बात है सिवाय इसके कि वो करुणानिधि की बेटी है और स्टालिन की बहन है? इसके अलावा कौन सी ऐसी खास बात है कि वो उनको भेजा गया? दरअसल इस तरह की चीजें सुप्रिया सुले को भेजा गया, सुप्रिया सुले को भेजा गया, और अब खबरें इस तरह की बहुत राइफ है कि सुप्रिया सुले आकर के अब एनसीपी जो शरद पवार वाली है वो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में आ जाएगी। सुप्रिया सुले केंद्र में मंत्री बन सकती है, और सुप्रिया सुले ने इसके संकेत भी दे दिए। उन्होंने कहा कि जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी फ्लोर लीडर्स की, जिसमें ये कहा गया था कि लोकसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए, उससे सुप्रिया सुले ने अपने को अलग किया। उन्होंने कहा हमारी पार्टी नहीं मानती है कि इस पे लोकसभा सत्र की जरूरत है। तो एक तरह से संकेत मिलने शुरू हो गए। ऐसे ही और भी बहुत जो शशि थरूर को भेजा, जिन जिन लोगों को भी भेजा, उनके पीछे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में मैसेज देने का मामला है। तो ये जब मैं कनिमोई की बात कर रहा हूं, कनिमोई इसलिए भेजी गई कि अगर हो सकता है चीजें बन जाएं और डीएमके उस खेमे से निकल के इस खेमे में आ जाए। ये संभव है, बहुत संभव है। और डीएमके पहले चूंकि भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर चुकी है, तो ऐसा नहीं है कि उनका रिकॉर्ड नहीं रहा है। तो ये चीजें हुई तमिलनाडु की। अब तो चलिए, तो आज की बात यहीं समाप्त करते हैं और फिर मुलाकात होगी नए वीडियो में नई बात के साथ। नमस्कार, जय हिंद।